हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द विच। इस कहानी के 3 पार्ट्स हैं जिनके अभी तक सिर्फ 2 मूवीज़ ही रिलीज़ हुई हैं और ये इस कहानी का पहला पार्ट है जो कि 2017 में आया था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 और इसकी कहानी तो बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट को बच्चों और उनके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं और ये तस्वीरें काफ़ी सालों पहले की लग रही थीं। अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची को जख्मी हालत में भागते हुए देखते हैं जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। ये दोनों किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे को पकड़ लिया जाता है। इन्हें पकड़ने वाला था मिस्टर चोई, जो कि डॉक्टर बेक के लिए काम करता था। हालांकि वो छोटी बच्ची इन लोगों के हाथ नहीं लगी थी, लेकिन डॉक्टर बेक को पूरा यकीन था कि वो बच्ची कहीं भी ज़्यादा दूर तक जाने से पहले ही अपना दम तोड़ देगी, इसीलिए इन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी रात हम मिस्टर गू नाम के एक आदमी को अपने तबेले में काम करते हुए देखते हैं कि तभी उनकी नज़र अपने खेतों में पड़ी एक जख्मी बच्ची पर पड़ती है और वो उसे ऐसी हालत में अपने घर ले आते हैं। यहाँ मैं आप सभी को मिस्टर गू और उनकी पत्नी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मिस्टर गू एक बहुत ही फेमस एक्स आर्किटेक्ट हैं और उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ हैं। एक कार एक्सीडेंट में उनके बेटे और पोते की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों शहर से काफ़ी दूर अपनी वेल सेटल्ड जिंदगी छोड़कर यहाँ गांव में आकर बस गए थे। मिस्टर कू ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और अब सिर्फ खेती बाड़ी और पशुपालन ही किया करते थे। खैर, प्रेजेंट टाइम में जख्मी बच्ची के इलाज के लिए ये दोनों डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची बिल्कुल ठीक है और कुछ ही वक्त में होश में भी आ जाएगी। बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जिसे देखकर मिस्टर कू की पत्नी को अपने पोते की याद आ गई। इन दोनों का प्लान था कि बच्ची के ठीक हो जाने के बाद वो उसे पुलिस स्टेशन में दे देंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में मिस्टर कू की पत्नी और उस बच्ची के बीच ऐसा नाता जुड़ गया था कि ये उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर अपने पास ही रख लेते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है 10 साल और हमें पता चलता है कि उस बच्ची का नाम उसके पेरेंट्स ने कुजायून रखा है। जायून अब 19 साल की हो चुकी है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और साथ ही साथ अपने पिता का फार्म का काम भी संभालती है। हम उसे बड़ी ही होशियारी से फ्री में दुकान से अपनी गायों का खाना ले जाते हुए देखते हैं। जायून बहुत ही जिम्मेदार और समझदार थी, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो इतना ज़्यादा काम करे और वो भी पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसे देखते हुए जायून उनका हाथ बटाना अपनी जिम्मेदारी समझती थी। और जिम्मेदारी ही नहीं, उसे अपने पेरेंट्स से प्यार भी बहुत ज्यादा था। उसकी माँ यानी कि मिस्टर कू की पत्नी को अब डिमेंशिया हो चुका था। वो हर वक्त चीजें भूलती रहती थी। कभी तो वो अपने पति को ही भूल जाती, तो कभी अपनी बेटी को, कभी खाना खाना भूल जाती, तो कभी अपना नाम ही भूल जाती। देखा जाए तो ये लोग फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली और मेंटली भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जायून हर प्रॉब्लम को मुस्कुराहट के साथ टैकल कर रही थी। एक रात ये सभी टीवी देखते देखते डिनर कर रहे थे और टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि किस तरह पिछले कुछ सालों में शहर में जानवरों का मरना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और इसका कोई खास रीज़न भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर कू अपने परिवार से कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए इन्हें अपनी कुछ गाय और भैंस बेच देनी चाहिए, पर जायून कहती है कि ऐसा करना इनके लिए ठीक नहीं होगा और ये फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह सिर्फ कुछ ही समय के लिए ठीक होगी, पर आगे जाकर इनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं रह जाएगा। हम साफ समझ पाते हैं कि जायून अपने पेरेंट्स के प्रति कितनी ज़्यादा कंसर्न थी। वो अपने पेरेंट्स की इतनी चिंता करती थी कि अपनी तकलीफ़ों के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं बताती थी। हम जायून के शरीर पर कुछ अजीब से निशान देख सकते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यूस इंजेक्शन लगने की वजह से बने हैं। इसी दौरान उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और हमें पता चलता है कि जायून को ब्रेन ट्यूमर है, पर उसने ये बात अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी, क्योंकि वो उनकी परेशानियों की लिस्ट में एक और दिक्कत ऐड नहीं करना चाहती थी। अब हमारी मुलाकात होती है जायून के बेस्ट फ्रेंड म्यूंगी से। म्यूंगी एक चुलबुली लड़की थी जो जायून से बहुत प्यार करती थी। सच कहें तो इन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई और दोस्त था ही नहीं। म्यूंगी के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। एक दिन म्यूंगी जायून को एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसे जीतने पर उसे 30 लाख रुपए मिलेंगे। पैसों की ज़रूरत के चलते जायून सिंगिंग कंपटीशन के फर्स्ट राउंड का ऑडिशन देती है, जिसमें वो पास हो जाती है। ये दोनों इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश थे और जब ये बात जायून के पेरेंट्स को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होते हैं, खासकर जायून की माँ। लेकिन जब ये एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट होता है तो सबको पता चलता है कि यहाँ जायून ने ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए एक मैजिक ट्रिक करके दिखाई थी। वो जानती थी कि इस बात पर उसके पेरेंट्स नाराज़ होंगे। दरअसल जायून के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि जायून
किसी भी तरीके का अटेंशन ग्रैब करे। उसके पिता को लगता था कि ऐसा करने से जायून की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन जायून के लिए तो इस वक्त पैसे जीतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अपनी तबीयत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके सर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी। अगले दिन म्यूंगी के साथ कंपटीशन के अगले पड़ाव के लिए दूसरे शहर जाते वक्त इन दोनों की मुलाकात ग्वाजिन से होती है, जो इन दोनों की सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। ग्वाजिन जायून को देखकर कहता है कि कैसी हो तुम, बहुत लंबा समय हो गया हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। यहाँ मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि कहानी की शुरुआत में जो छोटा बच्चा मिस्टर चोई द्वारा पकड़ा गया था वो ग्वाजिन ही था। ग्वाजिन जायून को बार बार कहता है कि वो उसे पहचानती है और ना पहचानने का नाटक कर रही है। वो उसे बचपन की बहुत सारी बातें बताता है, पर जायून कंटिन्यूसली बस यही कहे जा रही थी कि मैं तुम्हें नहीं जानती और क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो, तुम जरूर किसी और को ढूंढ रहे हो और तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। ग्वाजिन के बार बार कहने के बाद भी जायून को कुछ याद नहीं आ रहा था। ये सब देखते हुए ग्वाजिन जायून के गाल के पास अपना हाथ बहुत ही तेजी से लाता है, लेकिन जायून की पलक तक नहीं झपकती। ये देखकर ग्वाजिन बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया था। उसकी इस हरकत से म्यूंगी शोर मचाती है, जिसके बाद ग्वाजिन को उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाहर निकलते ही एक आदमी से उसका एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है और ग्वाजिन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे 10 सेकंड के अंदर अंदर ही जख्मी करके ट्रेन से बाहर फेंक देता है। जायून सिंगिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाने के साथ साथ माइक को हवा में लेविटेट करते हुए एक मैजिक ट्रिक दिखाती है, लेकिन उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे टीवी पर डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई भी देख रहे थे। उसकी इस ट्रिक को देखकर डॉक्टर बेक तुरंत समझ जाती है कि जायून वही बच्ची है जो कई सालों पहले उसकी लैब से भाग गई थी। वो मिस्टर चोई को जायून को फिर से उसके पास लाने के ऑर्डर्स देती है। जायून वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीत चुकी थी और अब उसके पास अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए सफिशिएंट पैसे भी थे, लेकिन उसके सर का दर्द था जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसे अपनी बीमारी के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, क्योंकि उसकी बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही वो फिर से अपने चेहरे पर एक स्माइल ले आती है और किसी को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। जायून और म्यूंगी अपने घर को निकल ही रही थी कि तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है और उस गाड़ी में से मिस्टर चोई का चमचा बोमिन बाहर निकलता है। बोमिन जायून से कुछ बात करने के बहाने उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों ऐसा करने से मना करती हैं। बोमिन और उसके आदमी उसे घेरने लगते हैं और म्यूंगी मौका देखकर जायून को वहां से दूसरी टैक्सी में बिठाकर ले जाती है। अगले दिन म्यूंगी और जायून बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रहे थे कि तभी जायून के सामने एक गाड़ी रुकती है जिसमें ग्वाजिन बैठा हुआ था। वो बातों ही बातों में जायून से कहता है कि उसे इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए। अब क्योंकि उसके माँ बाप इतने बूढ़े हैं तो उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है और उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो सिर्फ जायून की ही है ना। अपने पेरेंट्स का जिक्र ग्वाजिन के मुंह से सुनकर जायून बहुत घबरा जाती है और दौड़ी दौड़ी अपने घर को जाती है म्यूंगी के साथ। म्यूंगी के पिता जो इंस्पेक्टर थे, आज उनका भी जायून के पिता से मिलने का मन होता है। वो उनके घर की तरफ अपनी गाड़ी घुमाते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर पहुंचने पर उन्हें एक और कार बाहर खड़ी मिलती है जिसमें ग्वाजिन और उसकी साथी दायून थे। इंस्पेक्टर इन दोनों से इनकी आईडीज दिखाने के लिए कहते हैं और फिर सीन सीधा कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जायून और म्यूंगी दौड़ी दौड़ी जायून के घर आती हैं, जहां वो अपने पेरेंट्स को इंस्पेक्टर के साथ सेफ देखकर चैन की सांस लेती है। जायून के घर से जाने से पहले इंस्पेक्टर जायून को बताते हैं कि जब वो वहां आए थे तब उन्हें बाहर गाड़ी में कुछ लोग बैठे मिले थे और उन्होंने उनकी आईडीज के बारे में जब पूछा तो वो लोग अमेरिकन सिटीजन थे जो रास्ता भटक गए थे। उन्होंने उन लोगों को जाने तो दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो जायून से इसी बारे में बात करके उसे वार्न करते हैं। अगले सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके परिवार को दायून खत्म कर चुकी थी और हमें समझ में आता है कि ये साइंटिस्ट पहले कभी डॉक्टर बेक के साथ काम किया करता था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स में आगे उसका साथ देने से मना करने के कारण डॉक्टर बेक के ही कहने पर इनके और इनके परिवार को खत्म किया जा रहा था। डॉक्टर बेक के ऑर्डर्स को ग्वाजिन और उसके साथी बहुत ही सीरियसली फॉलो कर रहे थे और डॉक्टर बेक जिन लोगों को भी इन्हें मारने के लिए कहती थी, ये लोग उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। डॉक्टर बेक को किसी भी हालत में जायून वापस चाहिए थी। उसने ये काम पहले भले ही मिस्टर चोई को दिया था, लेकिन अब वो उसे छुट्टी देने की बात करती है और इन दोनों के बीच की टेंशन को हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि मिस्टर चोई को समझ में आ गया था कि डॉक्टर बेक उसे यहाँ से निकाल रही है।
वो सीधा एक दूसरा साइंटिस्ट के पास जाता है और ये साइंटिस्ट भी पहले कभी डॉक्टर बेक के साथ काम किया करता था। इस साइंटिस्ट का भी वही मकसद था जो डॉक्टर बेक का था, जायून को पकड़ना। लेकिन यहाँ डॉक्टर बेक जायून को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन ये साइंटिस्ट सिर्फ उसका दिमाग चाहता था और वही दिमाग लाने की जिम्मेदारी वो मिस्टर चोई को देता है। इन सभी बातों से अनजान जायून की दोस्त और उसकी फैमिली उसके आने वाले ब्राइट फ्यूचर के ख्यालों से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन अपनी माँ की बार बार भूलने की बीमारी और उसका खुद का ब्रेन ट्यूमर उसे शांति से कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। उस रात भी उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी कनपट्टी पर किसी ने बंदूक तानी हुई थी और उसकी दोस्त के गले पर किसी ने चाकू रखा हुआ था और उसके सामने खड़ा था बोमेन, जो उससे बार बार यही कह रहा था कि वो एक मॉन्स्टर है और वो उसी को ढूंढ रहा था। जिस पर जायून भी बार बार कह रही थी कि वो किसी गलत लड़की के पीछे आ गया है क्योंकि वो नहीं है जिसे वो समझ रहा है। लेकिन जैसे ही म्यूंगी के गले पर रखी चाकू गहरी होने लगती है, जायून को पता नहीं क्या हो जाता है। उसे सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं वहाँ मौजूद हर एक आदमी को मार गिराने में। बोमेन का मुंह कुचलते हुए वो बोमेन से कहती है कि मैं तुमसे कह रही थी कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। जिस पर बोमेन कहता है कि तुम वही हो जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस वक्त वो ना बन गई होती जो तुमने बनकर कर दिया है। बोमेन के मरते ही जायून को यह एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से उसे क्या हो गया था। तभी वहाँ पर हंसते हुए ग्वाजिन आता है और कहता है कि वो जानता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो जायून ही है। उनके साथ दायून भी थी। जायून अभी भी कह रही थी कि उसे कुछ याद नहीं है और वो नहीं जानती कि ग्वाजिन क्या बात कर रहा है। जिस पर ग्वाजिन म्यूंगी से कहता है कि तुम्हारी ये दोस्त हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, यहाँ तक कि नेशनल चैंपियन है, लेकिन क्या तुमने इसे कभी पढ़ते हुए देखा है? ये ड्राइंग में अच्छी है, स्पोर्ट्स में अच्छी है, ये गाना अच्छा गाती, ये मैजिकल ट्रिक्स करती है। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? क्या सिर्फ एक इंसान में ये सारी खूबियां हो सकती हैं? इतना सब बोलने के बाद भी जायून यही कह रही थी कि उसे नहीं पता कि ग्वाजिन क्या बात कर रहा है। ग्वाजिन उसे अपने सर की चोट दिखाते हुए कहता है कि याद करो, ये चोट मुझे तुम्ही ने दी है। जायून बहुत याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आता। ग्वाजिन के कहने पर अपने परिवार की जान बचाने के लिए जायून ग्वाजिन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई भी जायून को ढूंढते हुए उसके घर की तरफ आ रहा था। ग्वाजिन जायून से कहता है कि जायून ने एक बहुत ही अच्छी जगह चुनी थी छुपने के लिए, पर जायून को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ग्वाजिन क्या बोल रहा है। ग्वाजिन और दायून जायून को एक लैब जैसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पूरी तरह से अंधेरा था। जैसे ही उजाला होता है, जायून को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है और उसे एक इंजेक्शन देने की तैयारी की जाती है। और यहाँ हमारे सामने थी डॉक्टर बेक। जायून बार बार यही पूछ रही थी कि आखिर वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का। जिस पर डॉक्टर बेक उसे पूरी सच्चाई बताती है। दरअसल डॉक्टर बेक और उसकी टीम कई बच्चों पर और उनके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करते आए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे बड़ा चैलेंज था इन बच्चों के दिमाग की उतनी डेवलपमेंट करना जहां ये अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाएँ, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना हर बच्चे की बस की बात नहीं थी। ऐसा अगर कोई कर पाया था तो वो थी सिर्फ जायून। जायून का दिमाग इतना तेज था कि वो सिर्फ अपने दिमाग के इशारे से कुछ भी कर सकती थी। साइंटिस्ट इस तरह के बच्चों की पूरी ताकत देखना चाहते थे और ये तभी पॉसिबल था जब उन्हें वायलेंट बनाया जाए। इस एक्सपेरिमेंट में जायून को कई कई दिन तक अकेले रखा जाता था। कई बार तो उसे जंगली जानवरों से भी लड़वाया जाता था, लेकिन वो हर बार न सिर्फ बचती थी बल्कि सामने वाले को ढेर कर देती थी, फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो और कुछ भी हो। लेकिन जल्द ही इन साइंटिस्टों को ये रियलाइज हुआ कि इस तरह के दिमाग वाले प्राणियों को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है, इसीलिए वो लोग इन्हें खत्म करने का डिसाइड करते हैं। इन सब चीज़ों से हमें समझ में आ गया था कि जायून के पास अपना दिमाग 100% यूज़ करने की एबिलिटी थी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि जायून का दिमाग इतना तेज चल रहा था कि उसके दिमाग में ट्यूमर पैदा हो गया। जैसे जैसे जायून अपना दिमाग इस्तेमाल करेगी वो ट्यूमर बढ़ता ही जाएगा और फिर एक दिन उसका दिमाग पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। जायून ये सब बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। ये सच था कि डॉक्टर बेक का मकसद जायून को खत्म करना था, लेकिन उसे मारने से पहले अपने सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को अपनी आंखों के सामने फलते हुए वो देखना चाहती थी। इसीलिए जायून के शरीर में वो दवाई इंजेक्ट करती हैं जिससे कि जायून का ट्यूमर शांत हो जाएगा और उसकी बीमारी पर थोड़ा सा आराम पड़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि ये शॉट उसे महीने में एक
बार लेना होगा तभी वो सरवाइव कर पाएगी। उसे हर महीने इस तरह का शॉट लेते रहना होगा तभी वो जिंदा रह सकेगी। जैसे ही ये इंजेक्शन जायून को लगा, ग्वाजिन के दिमाग के फ्यूज उड़ गए, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। और यहाँ हमारे सामने कहानी का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल डॉक्टर बेक ने जायून को नहीं बल्कि जायून ने डॉक्टर बेक को ढूंढा था। वो जानबूझकर ऐसा दिखाती रही कि उसे कुछ भी याद नहीं है, ताकि डॉक्टर बेक उसके दिमाग की कंडीशन जानने के लिए उसे रीशॉट दें। सच ये था कि जायून की याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। उसने बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही प्लानिंग के साथ मिस्टर कू के यहाँ पनाह ली और अपने आगे का हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा। जैसे ही उस इंजेक्शन की दवाई उसके शरीर में गई, उसे 2 मिनट नहीं लगे अपने आसपास सब कुछ तबाह करने में। डॉक्टर बेक समझ गई थी कि वो बुरी तरह फंस चुकी हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जायून उसके सामने उसकी मौत बनकर खड़ी थी। जायून डॉक्टर बेक को बताती है कि किस तरह वो इतने सालों तक जानबूझकर डॉक्टर बेक से छुपी रही। उसका मकसद था छुपे रहकर अपनी बीमारी को ठीक करना, लेकिन उसकी बीमारी समय के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके पास वक्त बहुत ज्यादा कम था, इसीलिए उसने जानबूझकर टीवी पे वो मैजिकल ट्रिक दिखाई, जिसे देखकर ये लोग उसे पहचान जाएं और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। और वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, क्योंकि उसी एपिसोड के तुरंत बाद ग्वाजिन उसे ढूंढते हुए उसके सामने आ गया। और यही तो वो चाहती थी। यहाँ तक कि जिस दिन ग्वाजिन ने उसे उसके पेरेंट्स की धमकी दी थी, वो समझ गई थी कि आज ही वो दिन है जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। उसने जैसा जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही वैसा हुआ। उसने याददाश्त जाने का नाटक इतना बखूबी किया कि उसके दिमाग की प्रोग्रेस जानने के लिए डॉक्टर बेक को उसे वो सुपर शॉट देना ही पड़ा, जिसके बाद वो 1 महीने तक बिना किसी दिक्कत के जिंदा रह सकती थी। ग्वाजिन अपने साथियों के साथ जाए उनको खत्म करने आ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से मिस्टर चोई अपनी गैंग के साथ आ गया। इन दोनों ग्रुप्स में इतनी भयानक लड़ाई होती है कि पूरा कॉरिडोर खून खून हो जाता है, और अगर कोई यहाँ पर जिंदा बचता है तो वो थी दायून। अब आमने सामने आते हैं बचपन के दोस्त, यानी कि ग्वाजिन और जायून। जायून भागने में कामयाब हो गई थी, पर ग्वाजिन को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसका ब्रेन वॉश इस तरह किया गया कि वो डॉक्टर बेक का गुलाम बनकर रह गया। ग्वाजिन कुछ कम ताकतवर नहीं था, लेकिन सुपर शॉट लगने के बाद तो जायून एक हैवान में बदल गई थी। इन दोनों के बीच की ये लड़ाई इन दोनों के एबिलिटीज को काफी अच्छी तरह दर्शा रही थी, और ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ग्वाजिन बहुत कोशिश करता है जायून को हराने के लिए, लेकिन जायून बिना किसी ज्यादा एफर्ट अनस्टॉपेबल हो चुकी थी। तभी वहां पर मिस्टर चोई आता है, जो सबसे पहले तो वहीं जिंदा पड़ी हुई डॉक्टर बेक को मारता है, क्योंकि उसके साथ तो उसका पर्सनल ग्रज था। अब मिस्टर चोई बेवकूफ आगे बढ़ता है जायून को मारने के लिए, लेकिन जायून को तो सिर्फ अपनी एक आंख घुमाने की जरूरत थी मिस्टर चोई जैसे एक मामूली इंसान को खत्म करने के लिए। अब बचा था ग्वाजिन, जिसके हाथों में जायून का अगले महीने का शॉट था। ग्वाजिन कहता है कि वो जानता है कि जायून जो ढूंढ रही है वो उसे कहाँ मिलेगा। इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है, और ग्वाजिन को बचाने के लिए दायून बीच में आती है, लेकिन जायून को दायून के चेहरे का तरबूज बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अब बचा था ग्वाजिन, जो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला था, लेकिन अपने आखिरी पलों में वो जायून से कहता है कि क्या जायून को ऐसी जिंदगी मंजूर है जहां वो एक मॉन्स्टर के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जायून बनकर ही वो मर जाए। जिस पर जायून कहती है कि वो उन सब बच्चों से अलग है जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए गए थे, और वो जायून बनकर मरेगी नहीं बल्कि कू जायून बनकर जिंदा रहेगी और अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगी, बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह। वो ये कहकर ग्वाजिन की खोपड़ी उड़ा देती है और उस बिल्डिंग की लैब से 12 महीने की शॉट निकालती है, और फिर जाती है अपनी माँ के पास, जो अपनी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो अपने पिता को 8 शॉट देती है और खुद 4 शॉट रखती है। इन शॉट्स की हेल्प से उसकी माँ को बचाने के लिए डॉक्टर्स को लंबा समय मिल पाएगा। अब वक्त आ गया था जायून के वहाँ से जाने का। उसके पिता उससे कहते हैं कि उसकी माँ के ही कहने पर उन्होंने जायून को गोद लिया था, नहीं तो वे बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जायून एक विच है, एक मॉन्स्टर जिसके आसपास हर किसी को सिर्फ नुकसान पहुंचेगा। ये तो उसकी माँ थी, जिनका कहना था कि वो तो सिर्फ एक बच्ची है और एक बच्ची को प्यार से पालना चाहिए। प्यार किसी भी मॉन्स्टर को इंसान में बदल देता है, और उसकी माँ बिल्कुल सही थी। ये बातें सुनकर जायून उनसे वादा करती है कि वो फिलहाल जा रही है, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आएगी। इतना कहकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं, और बाहर से ही वो अपनी दोस्त म्यूंगी को एक आखिरी अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। अब हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं, जहां डॉक्टर बेक की जुड़वा बहन
के सामने जायून बैठी थी और वो उसे धमकाते हुए अपने दिमाग का परमानेंट इलाज पूछती है। वहीं पर वो रजिस्टर भी था जिसमें उन सभी बच्चों की डिटेल्स थी जो जायून के साथ उस लैब में एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुए थे। वहीं पर डॉक्टर बेग की बहन की असिस्टेंट खड़ी थी जो जायून को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। पर जायून उससे कहती है कि अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगी। और इसी के साथ ये कहानी का ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगी।